हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय, उसकी भूगर्भीय संरचना, उसका फिजिकल डिवीज़न, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, मृदा, यहाँ तक के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो उन क्लासेस को ज़रूर देखें। बार बार बताया जाता है कि हर टॉपिक ज्योग्राफी में एक दूसरे से कनेक्टेड है। भारत की जियोग्राफिकल सिचुएशन जो है उसी के आधार पर वहाँ की सॉइल होगी, क्लाइमेट होगा, उसकी जो संरचना है उसके आधार पर ही एग्रीकल्चर होगा, हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, क्रॉप एक्टिविटीज़ होंगी। तो उन सबको आप लोग जो है देखते चलें। साथ ही साथ आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मैपिंग करते चल रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाते हुए चल रहे होंगे। गाइज, आज हम लोग अपनी क्लास में नेचुरल वेजिटेशन और वाटर रिसोर्स, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, नदी जल विवाद के बारे में देखेंगे और हिमालय और मरुस्थलीय वनस्पतियों के बीच में कैसे डिफरेंस आ रहा है, क्लाइमेट कैसे उनको प्रभावित कर रहा है। जिन्होंने पीछे की क्लाइमेट की क्लास नहीं देखी है वो देख लें और उसके बाद इस टॉपिक को देखें तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिमालय से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक का जो एक रोड मैप इंडिया का खींचा गया है, सारी एक्टिविटी हमारी अभी इसी के अंदर हो रही है। और जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आएंगे तो हम लोगों को यही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन एक बड़े लेवल पर पढ़नी है और पूरे क्लाइमेट चेंज को और अच्छे से समझेंगे तो आपको जो क्लाइमेट का टॉपिक है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग वनस्पति की बात करें कि वनस्पति है क्या, तो वनस्पति से तात्पर्य है वृक्षों, झाड़ियों, घासों, बेलों और लताओं। ये जितनी भी चीज़ों के समूह बनते हैं, चाहे वृक्ष का समूह बन रहा हो, झाड़ियों का बन रहा हो, घासों का बन रहा हो, क्योंकि अभी हम लोग घास के मैदान देखेंगे, वृक्ष देखेंगे, तो इनके समूह और इनके जो पौधों की विभिन्न प्रजातियां हैं वो सब क्या है, एक निश्चित पर्यावरण में पाई जाती हैं। अगर टॉपिकल रीजन में पाई जा रही है तो टॉपिक रीजन में ही होंगी, ठीक है। अगर हॉरिजेंटल में आ रही है तो हॉरिजेंटल में हो जाएंगी। अगर आपकी सेमी एवरग्रीन में आ रही है तो सेमी एवरग्रीन हो जाएंगे। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस होगा तो उसमें आ जाएंगी, ठीक है गाइस। मैग्रूव, मैग्रूव क्या है, एक अलग प्रकार की वनस्पति है जो हमें कहाँ मिलेगी, जाके डेल्टाई इलाकों में मिलेगी, ठीक। तो अगर हम वनस्पति की बात करें तो वनस्पति वृक्षों, झाड़ियों, घासों और बेल लताओं आदि का एक समूह है जो पौधों की विभिन्न प्रजातियों उसमें शामिल हैं और एक निश्चित पर्यावरण में पाई जाती हैं। अभी हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट भी स्टार्ट करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस जो आपकी क्लासेस चलेंगी ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से समझते चलिए और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको इन्वायरमेंट अच्छे से समझ में भी ज़्यादा आएगा। वनस्पति क्या है, एक लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के, मतलब कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बहुत लंबे समय तक अगर किसी क्षेत्र में नहीं हो रही है और वहाँ की मिट्टी और उसकी जो लोकल वाटर बॉडी है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई वनस्पति अपने आप को विकसित कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो स्वतः विकसित हो जाए, स्वयं अपने आप का विकास कर ले। जैसे हम लोग गमले देखते हैं या खेत के मेड़ देखते हैं, तो अगर वहाँ पे गन्ना लगाया गया है, चावल धान लगाया गया है या गमले में फूल लगाया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि उसके आसपास जो है खरपतवार के रूप में कई सारे जंगली पौधे अपने आप निकल आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक, ये नेचुरल रूप से अपने आप आ जाते हैं। अब अगर हम वनस्पति और वन में अंतर देखें तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो व्यापक रूप से क्या है कि वनस्पतियाँ क्या होती हैं, वो प्राकृतिक होती हैं और अप्राकृतिक होती हैं। एक तो हम लगा सकते हैं, दूसरा वो अपने आप लग जाती हैं, तो क्या होंगी, प्राकृतिक और अप्राकृतिक होंगी। वहीं पर वन्य जीवों एवं आसपास के वातावरण को जो अपने में समाहित कर लेता है और जिसका आर्थिक महत्व भी होता है, तो ये सब क्या है, ये वनस्पतियां हैं। लेकिन जिसका आर्थिक महत्व होता है वो क्या है, वो वन होते हैं। वन क्या करते हैं, अपने अंदर वन जीवों और उसके आसपास के वातावरण को भी शामिल कर लेते हैं।
तो ये क्या है, ये डिफरेंस है दोनों में। वनस्पति और वन में एक मूल अंतर होता है कि वन व्यापक रूप से संपूर्ण वनस्पतियों, अच्छा सॉरी गाइस, मैंने अभी बोल दिया है कि वनस्पतियां जो हैं नेचुरल और नॉन नेचुरल दोनों होती हैं। तो जो वन है आपके, ये नेचुरल और नॉन नेचुरल दोनों होंगे, लेकिन जो वनस्पतियां होंगी वो खाली नेचुरल होंगी, ठीक है। और ये जो वन होंगे ये क्या करेंगे, ये वन जीवों एवं उसके आसपास के वातावरण को अपने में क्या कर लेंगे, समाहित कर लेंगे, और इसका एक क्या होगा, आर्थिक महत्व होगा, ठीक है। जमीन की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता के बीच एक करीबी रिश्ता होता है। वो रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि अगर हम जमीन की बात करें और उसकी हाइट की बात करें, तो जमीन और हाइट के अकॉर्डिंग जो है प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वरूप बदल जाता है। वनस्पतियों का विकास तापमान और नमी पर निर्भर करता है। यहाँ की मिट्टी, मोटाई, ढाल, ये सब क्या है, ये ऐसे कारक होते हैं जो इसको चेंजेबल नेचर का बना देते हैं, इसमें डाइवर्सिटी पैदा कर देते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि भारत में, हम लोग इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत क्या है, भारत एक डाइवर्सिटी भरा देश है जहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारे पास सॉइल में, क्लाइमेट में, ड्रेनेज सिस्टम में, लैंड में, और वाटर बॉडीज के पास वाले एरियाज में, सब जगह पे कहाँ है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस डाइवर्सिटी को अगर हम ध्यान में रखते हुए वनस्पतियों के ऊपर भी उसको इम्पोज करते हैं, तो पाते हैं कि थार मरुस्थल एवं गंगा के मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, ये सब क्या है, एक अलग अलग क्लाइमेट जोन है, एक अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन जोन है। और भारत का जो स्थानीय प्राकृतिक पौधों की प्रजातियां हैं, जो लोकल नेचुरल प्लांट्स की प्रजातियां हैं, वो विश्व प्रसिद्ध हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जो हर्ब्स मिलते हैं, जो हमारे वहाँ वेजिटेशन मिलता है, उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, उसको हम लोग कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। तो वो एक क्या है, वो एक अलग तरह का महत्व रखते हैं। अच्छा, अगर इनकी हम वितरण और प्रकार की बात करें, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेजिटेशंस की बात करें, तो ये दो तरह के होंगे। एक क्षैतिज वितरण जो आपकी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, और एक होगा वर्टिकल जो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये प्लेन का एरिया है, ये माउंटेनियस एरिया है, ये फिर प्लेन है, ये फिर माउंटेनियस एरिया है। और जो सन है, सन की जो लाइट है वो यहाँ सब पर अलग अलग पड़ रही होगी, ठीक है। और ये जो अलग अलग पड़ रही होगी, तो मान लो कि यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, और यहाँ पे आके बादल बरस जाएंगे, तो यहाँ पे ग्रीनरी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली यहाँ के। और यहाँ तक जब बादल जाएगा तो यहाँ पे बरस चुका होगा, यहाँ पे पानी कम होगा, तो यहाँ पे जो वो होगा, वर्षा होगी, उसमें जो वेजिटेशन का एरिया होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक जो सीक्वेंस चल रहा है कि ये आपकी लैंड है, ये माउंटेन है, और ये फिर लैंड है। लैंड पे आपका अगर ये ओशन का एरिया है, यहाँ पे सन है, तो यहाँ से जो वाष्पीकरण होगा वो यहाँ ज़्यादा बरसेगा, यहाँ पे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी वर्षा की, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ का जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की जो स्थिति है, ये वाली जो है कोल्ड रीजन में आती है, ये वाली क्या है, हॉट रीजन में आती है। इक्वेटर यहाँ से निकल जाता है, वाटर बॉडी है यहाँ पे वेजिटेशन अलग प्रकार का होगा, और ये कोल्ड एरिया में वेजिटेशन अलग प्रकार का होगा। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी होगा और वर्षा के आधार पर भी होगा। जो वर्टिकल होगा वो आपका किस पर होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा, और जो आपको हॉरिजेंटल होगा वो किसके आधार पर होगा, वो वर्षा के आधार पर होगा। अब अगर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये वाला डायग्राम आप लोग अच्छे से देखिए। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा जहाँ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वेजिटेशन वहाँ पर होगा। वर्षा की मात्रा जहाँ कम होती जाएगी वहाँ पे झाड़ियों, घास
पेड़ पौधों सब में क्या आ जाएगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी एक डाइवर्सिटी अपने आप ही फॉर्म होती चली जाएगी जो भू भारत के पूरे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगी। तो कल क्लाइमेट का क्लास जिसने जिसने नहीं किया है वो कर लेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। और जिसने सॉइल नहीं किया है तो दोनों टॉपिक एक में ही है, उसको अच्छे से पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम बात करते हैं क्षैतिज की, तो क्षैतिज वितरण में हम आएंगे और उसमें देखेंगे कि वर्षा की मात्रा, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रॉपिक एवरग्रीन वेजिटेशन यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है गाइस, यहाँ पे वर्षा की मात्रा कितनी होगी, 250। वर्षा की मात्रा कितनी है, 250 है। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ का तापमान होगा 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से भी अधिक, 22 डिग्री सेल्सियस से तक होगा और उससे भी अधिक होगा। यहाँ पर जो है शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होती हैं। यहाँ पे शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है, मतलब यहाँ पर जो ड्राई मौसम है, ड्राई सीजन है, बहुत कम समय के लिए होगा, क्योंकि आर्द्रता यहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर होल्ड करेंगे और जब वो उसको रिलीज करेंगे तो इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होगा। इसीलिए यहाँ पर शुष्क मौसम बहुत कम समय के लिए, मतलब बहुत कम अवधि के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। इन्हें उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन में जहाँ पे बहुत कम समय के लिए वर्षा हो, मतलब बहुत कम समय के लिए शुष्क मौसम होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिड एवरग्रीन वेजिटेशन। ठीक है गाइस, यहाँ की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो भी अधिक होती है, यानी यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये देख लीजिए। तो पश्चिम घाट आपको पता है कहाँ है, अरब सागर के पास में पड़ता है, आर्द्रता ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडी है। पश्चिमी ढाल पर वनस्पति का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में होता है। कहाँ पर होगा, सबकी लोकेशन आपने देखी हुई है, सारे के सारे एरियाज वाटर बॉडी के पास में लग रहे हैं। अगर हम वहीं पर पश्चिमी घाट के पूर्व की बात करें, ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे जहाँ तक याद है उसमें पूछा हुआ था कि वर्षा यहाँ पे कम होती है। ये मान लीजिए ये क्या है आपका, ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे माउंटेन है। तो जब यहाँ से आर्द्रता लेते हैं बादल और बरसते हैं तो वो इधर ज़्यादा बरसते हैं और यहाँ तक जाते जाते उनमें जो वाटर वेपर है वो कम हो जाता है। इसलिए ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये उल्टा पूछा गया था कि पूर्वी ढाल पर वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन वो चीज़ गलत है, पश्चिमी ढाल पर वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक, केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ वही आपकी मेघालय वाली पूरी और अंडमान निकोबार में। इस वनस्पति की जो सघनता है वो स्तरों के रूप में होती है, जहाँ जितना ज़्यादा होगा वर्षा होगी वहाँ उतना ज़्यादा वेजिटेशन होगा। तापमान वर्षा की निरंतर पूर्ति के कारण यह वनस्पति बहुत तेजी से विकसित होती हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी इनके किसमें है, फेवर में है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो भी इनके फेवर में है। तो यहाँ पे क्या होता है, वृद्धि दर तेज होती है
पेड़ों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो अबनूसी, अबौनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिकॉन, बांस, एक प्रकार की घास आदि, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं आर्द्र सदाबहार वनस्पति, जिसमें है सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन। अगर हम लोग सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 200 से 250। अब देख रहे हैं अपने आप ही नेचर कैसे डिसाइड कर रहा है। अगर वाटर बॉडी होगी यहाँ पर 250 हो रही है। आज ये क्या हो गया, चल मुझे यहाँ पे अगर 250 से माउंटेन रीजन से आगे बढ़ेंगे तो ये 250 से 200 तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे 250 से अगर कोई माउंटेन रीजन या कोई ऐसी आकृति आ गई तो यहाँ पे वर्षा कितनी हो जाएगी, 200 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग जैसे जैसे प्लेन्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वर्षा के नेचर में बदलाव आता चला जाएगा। सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन में वर्षा कितनी होगी, 200 से 250 सेंटीमीटर तक होगी वार्षिक वर्षा। यह सदा रहित वनस्पति क्षेत्र और आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। आर्द्र शीतोष्ण वनस्पतियां पाई जाएंगी। भारत में आर्द्र सदाबहार वनस्पतियां जो हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं, अंडमान निकोबार में, सह्याद्री में और मेघालय के पठार में। ठीक, और इन क्षेत्रों में आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, तो स्थानांतरित कृषि की जब हम लोगों ने बात की थी तो पहले की क्लास में भी डिस्कस किया था कि वनस्पति और वन सदाबहार वनों में कमी आने का कारण क्या है कि वहाँ पे ट्राइब्स जाएंगे, वहाँ की जो है वनस्पतियाँ उनको जलाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यही होता है। तो वहाँ पे क्या है, सदाबहार वनों में कमी आती है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो सागौना हो गया, केल हो गया, गुर्जन, लॉरेंस, चंपा, रोजवुड, ये सब क्या यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति की। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन, यहाँ पे अगर वर्षा की डेंसिटी देखें तो कितनी हो जाएगी, 200 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होगी। बसंत एवं ग्रीष्म के आरंभ में ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हिमालयी श्रेणी में शिवालिक के गिरिपद, भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा आदि के क्षेत्र शामिल हैं। अब अगर जिन्होंने पीछे वाली क्लासेस देखी होंगी तो उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि भारत का क्लाइमेट क्या है, प्लेन्स कहाँ पर है, प्लेटू कहाँ पर है और कहाँ पर क्या नेचर है। शिवालिक कहाँ पर है, सबसे पहले शिवालिक के अगर गिरिपद की बात कर रहे हैं तो यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात कर रहे हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र हम लोगों ने मैपिंग के थ्रू परसों की क्लास में देखा था। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री का पूर्वी ढाल क्यों, अभी बताया ना कि पश्चिम में वर्षा ज़्यादा होगी और पूर्वी में जाते जाते वर्षा कम हो जाएगी। कर्नाटक, उड़ीसा आदि क्षेत्र, क्योंकि उड़ीसा, कर्नाटक ये सब क्या है, एकदम समुद्र से लगे हुए स्थल है। और जब वर्षा अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से वर्षा कहाँ होगी, इधर होगी। यहाँ पे माउंटेन है, नीलगिरी है, पता नहीं अस्तमलाई है, कौन के हम लोगों ने नल्ला मलाई पहाड़ियाँ देखी थी। तो जब पहाड़ आएगा, पानी बरसेगा, मॉइस्चर कम होगा, वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपने आप ही कम हो जाएगा। और भारत की मानसूनी जलवायु का प्रभाव इन वनस्पतियों पर अधिक पड़ता है। ठीक, यहाँ पाए जाने वाले क्या क्या पाया जाता है ये देख लीजिए।
सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें शुष्क पर्णपाती वनस्पति की, तो जो शुष्क ड्राई ट्रॉपिक वेजिटेशन है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ड्राई ट्रॉपिक वेजिटेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक ये है, दूसरा ये है। ठीक, शुष्क कटीली वनस्पतियां और मरुस्थलीय वनस्पतियां, ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन, ड्राई थॉर्न वेजिटेशन। ठीक है, अगर हम लोग शुष्क पर्णपाती वनस्पति की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 70 से 100 के बीच में वर्षा होगी। ठीक, कितनी होगी? 70 से 100 के बीच में वर्षा होगी। भाग कौन कौन से होंगे? अंदर लैंड की तरफ हम लोग भरेंगे, ओशन के बाहर मत देखिएगा, ओशन के अंदर देखते चलिएगा कैसे कैसे हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब क्या है? ये यहाँ के दक्कन वाले प्लेन्स हैं। दक्कन में भी हम लोगों ने साउथ दक्कन, नॉर्थ दक्कन पढ़ा था, नॉर्थ ग्रेट प्लेन पढ़ा था, साउथ ग्रेट प्लेन पढ़ा था। तो ये सब क्या है? अब हम लोग अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं, यानी डेजर्ट वाले एरिया, प्लेन्स वाले एरिया में जा रहे हैं। तो दक्षिण पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बिहार आदि में पाए जाते हैं। ये वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये मोस्ट लैंड पर फैले हुए हैं। और हम लोग जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अब हम लोग बिल्कुल कोर में आ गए हैं इंडिया के। जो दक्कन प्लेन और जो प्लेन्स वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोग वहाँ पे पठार वाले एरियाज में आ गए। पीछे की क्लासेस करिए, आगे की क्लास को उनसे रिलेट करिए, बहुत अच्छे से ज्योग्राफी समझ में आएगी। इससे आसान तरीका ज्योग्राफी पढ़ने का नहीं होगा। यहाँ पे अगर कौन कौन से जानवर मिलते हैं, तो अगर बात करें तो जैसे हाथी है, गेंडा, शेर, चीता आदि के लिए ये है। आप लोगों को पता है हमारे वहाँ दुधवा नेशनल पार्क कितना बड़ा है यूपी में। ठीक, तो वहाँ पे कितनी सारी प्रजातियां मिलती हैं। जो ऐसे मैदान हैं जो पार्क नहीं है, लेकिन उनको संरक्षित कर दिया गया है और वो एक पार्क की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस की तरह वो डेवलप्ड है, और जो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, जॉब क्रिएट्स कर रहे हैं, लोगों को रहने के लिए शेल्टर्स दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये एक्टिविटी कहाँ पर है? शुष्क पर्णपाती वनस्पति, ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन में। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? मिलता है तेंदू, बेल, खेर आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की। अच्छा, ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए, जो खेर है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये खेर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्या बनाने के लिए? कत्था बनाने के लिए। कत्था पान में लगा के खाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खेर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तथा तेंदू वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं ड्राइथॉन वेजिटेशन। यहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है, डेजर्ट वाला एरिया होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक, 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। शुष्क कटीली वनस्पतियाँ, इसके अंतर्गत भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है, एवं पश्चिमी घाट के विस्तृत छाया प्रदेश जो बिल्कुल अंदर की तरफ पड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, जो डेजर्ट वाले, जो दक्कन वाले क्षेत्र में आते हैं, वो सब इसमें आ रहे हैं। अब आप लोग शायद विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि दक्कन कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, कौन सा कोर एरिया होगा। ये सब आप लोग एकदम विजुअली अपने आप को समझते चलिए, कितना अच्छे से समझिए कि ज्योग्राफी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे पशुचारण वनों का स्वरूप अत्यधिक विरल है। वो होगा ही, क्योंकि आपको पता है जब घास नहीं होगी तो पशु खाएंगे क्या, वन कैसे उगेंगे? क्योंकि वो डेजर्ट वाला एरिया है। यहाँ पर होता क्या है? वृक्ष में बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी, ये सब यहाँ पे फेमस है। पलाश, जो पलाश है
पलास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया स्पर्मा को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश एवं झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। क्या है ये पलास? पलास क्या है? एक फूल है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। याद रखिएगा, पलास का फोटो भी बहुत सुंदर सा है, कई जगह देखने को आपको मिल जाएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बूटिया मोनोस्पर्मा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसे जंगल की आग भी कहते हैं। ठीक है गाइस। अब हम लोग सवाना की तरफ अगर चलें तो सवाना वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। छोटे वृक्ष और घास इस प्रकार की वनस्पतियों की प्रमुख विशिष्टता है, मतलब छोटे छोटे होंगे। उर्वरता की दृष्टि से ये क्षेत्र कम समृद्ध होते हैं। भारत में आमतौर पर इन्हें बंजर प्रदेशों के तौर पे जाना जाता है। सवाना को कैसा जाना जाता है? बंजर प्रदेशों के नाम पर। मिलते कहाँ पर है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के कुछ भागों में। इस क्षेत्र में ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, अच्छा ये जीआईबी जो है ना, जब हम लोग अभी एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो जीआईबी के बारे में आपने सुना होगा। जीआईबी बहुत फेमस रहा है और गुजरात में जब ये हुआ था सम्मेलन तो उसको वहाँ का क्या एक चिन्ह बनाया गया था जीआईबी को। इंडियन बस्टेड लेजर फ्लोरिकन और भारतीय भेड़िया। जीआईबी फ्लोरिकन और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और राजस्थान में 2018 में जीआईबी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और जीआईबी क्या है, आईयूसीएन की लिस्ट में भी शामिल है। ठीक। अब अगर मरुस्थलीय वनस्पति की बात करें, डेजर्ट वेजिटेशन की, तो डेजर्ट वेजिटेशन 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम मरुस्थल घोषित कर देते हैं। ठीक। ये हमेशा बिखरे हुए पाए जाएंगे, दूर दूर पाए जाएंगे, कहीं दूर दूर एक आध झाड़ियां देखने को मिलती हैं। इनमें जो वृक्ष होते हैं वो छोटे होते हैं, मोमी तथा मोटी छाल वाले होते हैं, जिसमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके, जितना होता है इसको होल्ड करके रखते हैं। इसी प्रकार के वनों में का विस्तार कहाँ पर है? पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी व उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। और उत्तर प्रदेश का अर्ध शुष्क जो क्षेत्र लगेगा ना, वही वो झांसी, बांदा, मिजोरम वाला जो आप बांदा का एरिया है, सोनभद्र वगैरह का, वहां पे लगेगा जाके, ये जो माइनिंग वाला क्षेत्र है। और एमपी का भी वही वाला बेल्ट, क्योंकि वो एमपी का नॉर्थ है और यूपी का साउथ है, तो वो जो बेल्ट लगेगा। ठीक है। अब ज्वारीय वनस्पति अगर ट्राइडल वेजिटेशन की बात करें, आगे चलते हैं गाइस। ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। ये देखिए कहाँ पे कौन कौन से, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, देखो कहाँ कहाँ पे पाएंगे, जहाँ पे ज्यादा वाला है। अर्ध सदाबहार वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति, शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति, आप लोग देखिए ये वाला एरिया। ठीक है। कौन सा वाला एरिया है? ये वाला एरिया। इस मैप को अच्छे से देखिएगा, समझा पीछे दिया है, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया है। एक मैप ये भी है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न, झाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर है, तो झाड़ियों का एरिया देखिए कहाँ पर है। ये पूरा बेल्ट आपका राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये देखिए ये पूरा बेल्ट, और ये बीच का कुछ क्षेत्र जो दक्कन के पठार में आ रहा है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्कनी पठार में जो आ रहा है, और ये ये नॉर्थ दक्कन है, ये साउथ दक्कन है।
पिछले वाली क्लासेस किए होंगे तो पूरा ज्योग्राफी मैप के थ्रू ही पढ़ा के निकलने का मेरा इरादा है। आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे डिस्कस करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और शेयर करिए, कमेंट अच्छे भी करिए और बुरे भी करिए, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिले और सजेशंस भी मिले। ट्रॉपिक मॉइस्ट रेसिडुअस अभी हम लोगों ने देखा था। मॉइस्ट वाला ये देखो, ये अगर यहाँ पे अगर पहाड़ी है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा है, सदाबहार वन है, तो यहाँ पे अपने आप ही आर्द्रता कम हो जाएगी। ऐसे ही ये पूरा बेल्ट है, इधर का पूरा बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट है। इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। ज्वारीय वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति की अगर हम बात करें तो ये वनस्पति हमें समुद्र तट और डेल्टाई भागों में मिलती है। ठीक, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र। ज्वारीय वनस्पति कक्ष वनस्पति, मतलब जो कक्ष का क्षेत्र है वहाँ पर मैंग्रोव वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। ज्वारीय वनस्पति के उगने के लिए सभी तटवर्ती क्षेत्र उपयुक्त नहीं हैं। ये आपको पता होगा कि पूरा का पूरा क्षेत्र किसी भी चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं होता है। स्टेटमेंट दे दें कि ज्वारीय वनस्पति के लिए समुद्री एवं स्थलीय परिस्थितियों के बीच सभी क्षेत्र उपयुक्त होते हैं तो नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि इनके विकास और रखरखाव के लिए ताजे एवं खरे जल का उचित मिश्रण होना एवं कीचड़ युक्त मृदा के समान नर्म मृदा का होना आवश्यक है। ठीक है गाइस, दलदली भूमि होगी, ताजा पानी होगा और खारा जल, जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे वहाँ पर इस तरह के पेड़ पाए जाएंगे। वनस्पतियों में मैंग्रोव, सुंदरी, कैंजुरिना, केवड़ा एवं बेंदी प्रमुख है। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष पौधों की बहुलता के कारण ही डेल्टाई क्षेत्रों को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। और उसको सुंदरबन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होती हैं एक दूसरे में, जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लग रहा है उसके विपरीत में क्या होगा, मैंग्रोव की जो जड़ें हैं इनमें क्या गुरुत्वाकर्षण पर विपरीत होता है। उच्च जैव विविधता पाई जाती है। तटीय कटाव को रोकते हैं ये लोग, औषधि में प्रयोग होते हैं, पक्षियों हेतु आवास को बनाते हैं। ज्वारीय वनों को कक्ष वनस्पति, अनूप वन, वेलांचली वन अथवा मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है, अनूप वन, वेलांचली वन, कक्ष वनस्पतियां इत्यादि। अब आप लोग इस डायग्राम को देखिए और समझिए। ये देखिए, ये सब मैंग्रोव वन है, सुंदरवन का क्षेत्र हो गया, महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें वेस्ट बंगाल और सबसे ज़्यादा उड़ीसा और ये वाला आपका जो है गुजरात, ये वाला तट और ये वाले दो तट ऊपर के बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उड़ीसा वाले से बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस हम लोग। ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब अगर हम लोग वर्टिकल डिस्टर्बेंस की बात करें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये समुद्र जल स्तर से 900 मीटर की ऊंचाई के बाद भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर, यानी हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत और जो हिमालयन बेल्ट है ये वहाँ पे जाने पर हमें मिलता है। ये देखिए, समुद्र तल हमारा यहाँ तक होगा। इसके ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इस तरह के वन मिलेंगे।
जो शंकुधारी होते हैं टुंड्रा वन होते हैं, समशीतोष्ण होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक, अगर हम लोग नेचुरल वेजिटेशन ऑफ माउंटेनियस रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, किसकी बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें। इस डायग्राम को भी देख लेना, ये सोलास वन है। सोलास वन हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं पर्णपाती वन तक तो हमें 900 मीटर तक ही मिल जाता है समुद्र तल के। उसके ऊपर हमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन और समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए, ये 900 तक था, अब ये 18, 27 और 33 मीटर। ठीक, 33 मीटर के ऊपर हमें टुंड्रा वनस्पतियां मिलती हैं, उसके नीचे शंकुधारी वनस्पतियां हमें हिमालय के जो जितने भी बेल्ट लगते हैं शिवालिक तक हमें सब देखने को मिलती हैं। इसमें अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ औसत ऊंचाई कम एवं औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। क्या होगा, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ औसत ऊंचाई कम एवं औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक होगा। और हम लोगों ने भी पहले भी देखा था कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा महत्व रखता है, जिसके कारण यहाँ के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पतियों का विकास हो जाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी में पाए जाते हैं। इनकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उष्णकटिबंधीय में पड़ती हैं। ऊंचाई कितनी होती है, 1500 मीटर। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को सोलास वन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलास वन। सोलास वन आपका नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को कहते हैं। ये सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। इन वनों में मैग्नोलिया, लैरल, सिनकोना, वेटल, यूकेलिप्टस, अल्प्स आदि प्रमुख हैं। ठीक है, अब एक चीज याद कर लीजिए कि यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी गई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। अब अगर हिमालय की बात करें तो जो हमारा जल स्तर है उससे 900 मीटर की ऊंचाई पर प्राकृतिक वनस्पति के विकास को तापमान की अपेक्षा वर्षा अधिक प्रभावित करती है गाइस। क्या करती है, वर्षा की मात्रा अधिक निर्धारित करती है, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ हैं, वहाँ पे जो ग्रीनरी है, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। इसीलिए 900 मीटर की ऊंचाई तक पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाने पर, मतलब ईस्ट टू वेस्ट हिमालय जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। और ये आप लोगों ने पहले भी समझा है कि अगर ये हिमालय के क्षेत्र पूरा देखें और अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा लैंड पोर्शन ज़्यादा है। ठीक, जिसके कारण यहाँ पर सदाबहार वन से लेकर कटीले वन और सवाना वन तक सब पाया जाता है। हमारे वहाँ जो पूर्वी भाग होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी। फिर जब हम लोग राजस्थान, गुजरात की तरफ बढ़ने लगेंगे तो क्या मिलने लगेंगे, मरुस्थल। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे एवं घने वन पाए जाते हैं। अच्छा, ये सब ना बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल इसमें कुछ समझना नहीं है, बस ये जानना है कि पेड़ क्या है, कैसे हैं और कहाँ तक हैं, बस इतना। अगर 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर शीतोष्ण वन का विस्तार होता है, जैसे देवदार, भोजपत्र, चीड़, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि वृक्ष। वही अगर हम लोग चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। तारपीन का तेल किससे बनाया जाता है,
लीसा से, और लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। ठीक। अब 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों तथा चारागाह भूमि का संक्रमण पाया जाता है। अगर हम लोग 3000 की बात करें, अगर ये शंकुधारी वाली बात खत्म करें और थोड़ा 3300 से नीचे आए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें चारागाह भूमि भी मिलेंगी और यहाँ पर हमको शंकुल वन भी मिलेंगे। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इनको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, बस कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं घास भूमियाँ। घास भूमि वनस्पति, ग्रासलैंड वेजिटेशन। तो भारत की घास भूमि सवाना वनस्पतियों से भिन्न होते हैं। यहाँ कटीले वनस्पति प्रदेशों के वृक्षों को काटे जाने के बाद उगने वाले छोटे वृक्ष घास को ही सवाना तुल्य वनस्पति माना जाता है। ठीक है, सवाना तुल्य वनस्पति किसको मान रहे हैं हम लोग? ये देख लो कहाँ पे मिलते हैं। मेन है कि ये मिलते कहाँ पर है। क्वेश्चन वगैरह यहाँ से बहुत रियर ऑफ द रियर आते हैं और यूपीपीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं यहाँ से। ज्योग्राफी पीटी के टाइम पर ये वो टॉपिक हैं आपके जो छोड़े जा सकते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, इन्हें मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ये हमने आप लोगों को पहले बताया था। अब अगर आर्द्र भूमि की बात करें, तो आर्द्र भूमि पर आइए। तो आर्द्र भूमियाँ आपकी रामसर सम्मेलन शुरुआत 1971, सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है ये। यह वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों की भूमि अपने पानी की सतह से ढकी रहती है। आर्द्र भूमि एक जटिल परिस्थिति प्रणाली है। इसके अंतर्गत अंतर्देशीय, तटीय और समुदायी वास की व्यापक श्रृंखला शामिल है। ठीक है गाइस, अब ये जो रामसर साइटें हैं ना, वो आप लोग देख लीजिए कि क्या है। ये सारी रामसर साइटें दिए हुई हैं कि अष्टमुंडी केरल में है, कुल 3 हैं। केरल में कौन कौन सी हैं? अष्टमुंडी है, सस्थम कोट्टा है, वेबनाड कोल आर्द्र भूमि है। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर है, कुल्लेर झील आंध्रा में है, कुल्लेरू झील, चिल्का झील उड़ीसा, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल, सुंदरवन आंध्र पश्चिम बंगाल, भोज आर्द्र भूमि एमपी में है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, कंजली रोपड़ पंजाब, हरिके झील, केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कहाँ हैं आपके? सब ये सब पंजाब में है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लीजिएगा। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पर्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसमपुरी पक्षी विहार, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसाई नावर झील, सब कहाँ पर है आपकी? उत्तर प्रदेश में है। ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा। अब राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति है क्या? तो राष्ट्रीय वन नीति जो है, ये जब बनाई गई थी तो इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया था। ये 1942 की है, 52 की है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 3 वर्गों में वर्गीकृत है: आरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। ग्राम वन में जो ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति करने वाले वन है वो हैं। राष्ट्रीय वन में ऐसे वन जिनका उपयोग आर्थिक गतिविधियों में किया जाता है, और संरक्षित वन पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक वन हैं। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, इनको जरा आप लोग सुन लीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल एमपी में है। इसका जो है हम उसमें डाल देंगे पीडीएफ में, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नीति क्या कहती है 1952 की, ये देख लीजिए। 1/3 यानी 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये नीति क्या कहती है कि 33%।
यानी 1/3 कितना होना चाहिए, 1/3 भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में 60% तथा मैदानी भागों में 20% भागों पर वनों का विस्तार होता है। कितना होना चाहिए, 60% माउंटेनियस रीजन, 20% प्लेन रीजन, ठीक। और देश के 1/3 भूभाग पर होना चाहिए 33%। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों को शामिल किया गया है। मानव निर्मित वन क्षेत्रों में वृद्धि, पशुचारण व झूम कृषि पर नियंत्रण, वानिकी क्षेत्रों में शोध आदि को प्रोत्साहित करना। क्या क्या किया गया है इसमें, मानव निर्मित वन क्षेत्रों में वृद्धि करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाए जा सके, बनाए जा सके। पशुचारण और भूमि कृषि, जिनसे वन खत्म हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाना, ऐसे एग्रीकल्चर पर रोक लगाना। और वानिकी क्षेत्रों में शोधन करना, मतलब वानिकी क्षेत्र जो आपके कम्युनिटी एग्रो फॉरेस्ट होते हैं, जो आपके सोशल एग्रो फॉरेस्ट हो गए, इन सबको क्या करना है, अर्बन एग्रो फॉरेस्ट, इन सबको बढ़ावा देना है। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति 1952 को संशोधित करा और इसको क्या किया गया, 1988 में इसको अमेंडमेंट किया गया किसमें, 1942 वाले में। और इसमें जोड़ा क्या क्या गया वो देखिए। समस्त भौगोलिक क्षेत्र 1/3 क्षेत्र 33 पर वनावरण, मतलब कि अभी हम लोग जब वन फॉरेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे। वनावरण को बढ़ाना है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देना है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है, पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना है और वन उत्पादों के कुशलतम उपयोग पर बल देना है। ये 1988 में था। 1988 में क्या क्या किया गया, भौगोलिक क्षेत्र 1/3 33 पर वनावरण, पहले सिर्फ 33% होना चाहिए, अब फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, 33%। पहले खाली वन होना चाहिए था, अब फॉरेस्ट कवर होना चाहिए था 33%। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। पहले सामाजिक वानिकी जो है इसमें शामिल नहीं था। पहले हमने क्या कहा था, मानव निर्मित वन क्षेत्रों में वृद्धि, जहाँ मानव के द्वारा पेड़ों को बढ़ावा देना, और एग्रीकल्चर, ऐसे एग्रीकल्चर को रोकना जिससे वनों का ह्रास हो रहा हो। वानिकी क्षेत्रों में शोध को बढ़ाना, रिसर्च को बढ़ाना, किसमें, वानिकी क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में क्या करना, रिसर्च को बढ़ाना। और अब हम क्या कह रहे हैं कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना, पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना और वन उत्पादकों के कुशलतम उपयोग पर बल देना, ठीक है। अब सामाजिक वानिकी है क्या, सोशल फॉरेस्ट्री, तो वो देख लीजिए। इसमें क्या क्या आएगा, कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, शहरी वानिकी, फर्म वानिकी, ठीक है। अब सामाजिक वानिकी क्या करेगा, ये है कि इसमें सार्वजनिक और निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है, यानी चाहे पब्लिक हो और चाहे प्राइवेट हो, दोनों पर क्या करना है, वृक्षों को लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग, इसका सुझाव दिया गया था। सामाजिक वानिकी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, 1976 में नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल, ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई थी और 1980 में यह छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देख लीजिए कि कृषि वानिकी का अर्थ है कि एक ही भूमि पर कृषि फल एवं वृक्ष प्रजाति को विविधतापूर्वक लगाया जाए, यानी हम वहाँ पर एग्रीकल्चर भी करें और क्रॉप भी करें, मतलब कृषि फल और वृक्ष, पेड़ भी लगाएं और कृषि भी करें। वहीं अगर सामुदायिक कृषि की बात करें तो सामुदायिक कृषि जो है उसमें पशुओं का भी यूज़ कर सके, ईंधन और औषधि के रूप में भी किया जा सके, मतलब उसमें डाइवर्सिटी को लाना। खेजड़ जैसे वृक्षों का रोपण किया जाए, इसका उपयोग पशुओं के चारा के लिए किया जाए, इससे ईंधन बनाया जाए, इससे औषधि बनाई जाए।
मतलब ऐसा पेड़ लगाना जो एक सामूहिक रूप से काम करता हो। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को वनीकरण से जोड़ना जो लैंडलेस हो, जिनके पास भूमि ना हो, भूमि विहीन हो, उनको क्या करना है, ऐसे कार्यक्रम से जोड़ना। अब शहरी वानिकी में है कि शहरों और उसके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर भी वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना। फर्म में भी यही है कि आपका फर्म वानिकी किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराना, ऐसे फर्म बनाना जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके और प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है गाइस, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये इसमें अटैच है, कहाँ पर क्या क्या पड़ता है, जैसे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भी नई दिल्ली में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में। इस तरह के क्वेश्चन यूपी में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। वाटर रिसोर्स इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसमें अगर हम लोग बात करें कि हमें जल किस रूप में मिलता है, तो सरफेस वाटर्स मिलता है और ग्राउंड वाटर मिलता है। सरफेस वाटर में हमारी नदियाँ, झीलें, जलाशय ये सब आ जाते हैं, और भूमिगत जल में जो हमें चट्टानों से मिल रहा होता है। विश्व में भूमि जल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। ठीक है, भूजल हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा है। भूमिगत जल से अभिप्राय वह पानी जो चट्टानों और मिट्टी के माध्यम से रिस कर धरातल के निचली सतहों में भंडारित होता रहता है। इन्हीं चट्टानों में यह जल संग्रहित होता है, उन्हें जलीय चट्टानी परत कहते हैं। देश के विभिन्न भूभागों में भौम जल का विकास सामान्य रूप से नहीं हुआ है, यानी हमारे वहाँ हर जगह पर ग्राउंड वाटर नहीं है, पर्टिकुलर एरियाज में ही पाया जाता है, जैसे प्री कैम्ब्रियन रवेदर शैलों में भी, प्री कैम्ब्रियन अवसादी बेसिन में, गोंडवाना अवसादी बेसिन में, दक्कन ट्रिप प्रदेशों में, सेनोजोइक अवसादी देशों में। ये सब जब हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो उसमें जो हमारा चट्टानी क्षेत्र है वहाँ पर ये सब पाया जाता है। फिर प्रीवियस क्लासेस देखिएगा, उसमें सब कुछ बताया जा चुका है कि सेनोजोइक अवसादी बेसिन क्या है, सोनोजोइक घन बेसिन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है, हिमालय क्षेत्र क्या है। अब हम लोग सिंचाई की तरफ पढ़ते हैं, तो सिंचाई भी हम लोग जो है 3 लेवल पे करते हैं, बृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई। बृहद सिंचाई की अगर हम बात करें तो 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई जाती है। बृहद वाली कितने के लिए बनाई जाती है गाइस? 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक के लिए कौन सी बनाई जाती है? बृहद सिंचाई योजना बनाई जाती है। इसमें जो सामान्य बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब अगर मध्यम सिंचाई योजना की बात करें तो इसमें 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हो जाएगा। 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर। ठीक, ये छोटी नहरों को या छोटी कैनालों के माध्यम से इसको वर्गीकृत किया जाता है। वहीं पर अगर हम लघु सिंचाई योजना की बात करें तो ये 2,000 हेक्टेयर। ठीक, ये क्या होगा? 2,000 हेक्टेयर। तो अगर हम लघु की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2,000 हेक्टेयर। वहीं पे अगर हम मध्य की बात करते हैं तो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर, और अगर वही लघु परियोजनाओं की बात करते हैं तो 10,000 हेक्टेयर से ऊपर। ठीक है, ये मोटी मोटी बात है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। अब सिंचाई के साधन देखते हैं। सिंचाई के साधन क्या है? भारत में तो कुएं और नलकूपों से की जाती है, कैनाल, तालाब और अन्य से। ये गाइस 2 बार प्रिंट हो गया है, तो इसको एक बार काट दीजिएगा। ठीक, अब कुएं एवं नलकूपों से अब इससे कितना है? 61.58% होती है।
और सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक कुएं एवं नलकूपों की सहायता से सिंचाई करते हैं। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। पहली चीज़ तो कुओं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा कहाँ पर करते हैं? 58% सबसे ज़्यादा है और यूपी में उसमें सबसे ज़्यादा है। मतलब 61 तो सबसे ज़्यादा है ही है कि हम कुएं एवं नलकूपों का प्रयोग करके सिंचाई कर रहे हैं, उसमें यूपी सब में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग इससे लाभ की बात करें कि कुएं एवं नलकूप सिंचाई के लाभ क्या हैं, तो निर्धन कृषकों के लिए कुएं द्वारा सिंचाई अधिक सुगम हो जाती है, सस्ता साधन पड़ता है, मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता है क्योंकि उसमें पानी कम मात्रा में डाला जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो बनी रहती है, उसका एरोजन नहीं होता है और आवश्यकता अनुसार इसका जो पानी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समस्याएं क्या हैं इसकी? बिजली से चलने वाले नलकूपों से अब बिजली नहीं है तो समस्या तो पैदा होगी ही होगी। गर्मी के दिनों में इसका जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रों में कुआं खोदना अत्यधिक कठिन काम होता है। अब नहर की बात करें तो नहर से कितने % सिंचाई होती है हमारे वहाँ? 24.54। ये सेकंड लार्जेस्ट एरिगेशन सोर्स है हमारे वहाँ। ठीक, इसका जो क्षेत्र कहाँ पर है? गंगा मैदानी क्षेत्र में नहरों द्वारा व्यापक रूप से सिंचाई की जाती है। इसमें क्या होता है? जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है। गंगा मैदानी क्षेत्रों में नहरों द्वारा व्यापक रूप से इसमें सिंचाई की जाती है। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो पहले किससे होती है? कुओं से, दूसरी होती है कैनाल, नहरों से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं तालाब की। तालाब से कितने % होती है? ये तीसरे नंबर पर आता है, 2.97। कितना होगा गाइस? 2.97। 2.97 सबसे ज़्यादा इससे 61% के आसपास, फिर इधर कितना 24 के आसपास, और फिर ये कितना हो गया 97 के आसपास, और अन्य का जो है वो इससे भी कम है। अब हम लोग बात करते हैं भारत में सिंचाई की आधुनिक विधियों की, जिसमें ड्रिप सिंचाई आती है, फव्वारा सिंचाई आती है, सतही सिंचाई आती है, रेनगन तकनीकी और फर्टिगेशन तकनीकी, दो अभी और आई हैं। ड्रिप इरिगेशन आप लोग नेट पे डाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाइप बिछाते हैं, स्प्रिंकल करते हैं फुहारे वाले में, और ड्रिप इरिगेशन में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। इसमें टपक टपक सिंचाई भी इसको बोलते हैं, बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। इजराइल ने इसकी खोज की थी। ठीक, वहीं पे अगर हम फुहारा सिंचाई की बात करें तो फुहारे में क्या करते हैं? पाइप बिछा देते हैं खेत के बीच में, और उसमें जो है छेद होते हैं, और वहां से फिर हम लोग पानी डालते हैं तो वो फुहारा सिंचाई करवाते हैं। भारत में अद्वितीय कृषि योग्य क्षेत्र में सतही सिंचाई होती है। ठीक है, सरफेस इरिगेशन होता है, जैसे नहरों, नलकूपों, तालाबों, कुओं द्वारा खेत में जल का वितरण किया जाता है। अब अगर रेगन तकनीकी समझ लीजिए क्या है। इस तकनीकी के द्वारा 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है। यानी एक हम ऐसा लैंड बना लेंगे जो 20 से 60 मीटर की दूरी तक होगा, और प्राकृतिक बरसात की तरह इसमें क्या करेंगे हम लोग? सिंचाई करेंगे। इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सिंचित किया जाता है। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय में एवं पानी से खेत की सिंचाई हो जाती है। वहीं पर फर्टिगेशन की अगर बात करें तो फर्टिगेशन भी किसने ढूंढा है? इजराइल ने इसकी तकनीकी को बनाया है। इस विधि से सिंचाई होने से जल में उर्वरकों की जो एक क्वालिटी है वो बनी रहती है। इस विधि के द्वारा जल के साथ फर्टिलाइजर को मिलाकर सिंचाई में ही
के समय ही फर्टिलाइज़र जो है पानी के साथ मिलाकर ही डाल दिया जाता है। देखा होगा आप लोग ने, डीडी न्यूज़ पर इस तरह के बहुत सारी टेक्निक दिखाते रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था 1974 से 75 के बीच में। इकोनॉमिक्स में अगर पंचवर्षीय योजनाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो उसमें आप लोगों को पता होगा। 54 से 75 थी हमारी पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं वाली में इसे लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करना, सिंचित भूमि क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन बढ़ाना। इसके अंदर खेतों में जो नालियां थी तथा अतिरिक्त पानी के निकास के लिए नाले बनाने का काम था। भूमि उच्च, देखा नहीं है मनरेगा वालों में यही सब काम करवाते रहते हैं, बारी बारी से पानी देने की बाड़ा बंदी करते हैं, चकबंदी की व्यवस्था करवाते हैं, भूमि का उचित आकार के भूखंड में विभाजन करते हैं, खेतों के लिए सड़कें बनाना, मंडियों एवं गोदामों का निर्माण करवाना। ये सब किसमें आता है? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अभी तो एपीएमसी एक्ट आ गया है, मंडी एक्ट आ गया है, अभी तो बहुत सारे हैं, इनको उसी में मर्ज भी करने की पॉलिसी बनाई जा रही है। अब 2004 से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके इसका नामकरण किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब किया गया? 2004 में। अब अगर हम लोग बहुउद्देशीय योजनाओं की बात करें तो कौन सी नदी पे कौन सी योजना चल रही है, किन नदियों के साथ कौन सा विवाद चल रहा है, जिसमें हम लोग कावेरी नदी विवाद सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो पहले हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करते हैं। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश की है, 2016 में लाई गई थी और गोदावरी नदी पर शुरू की गई। अब ये सारी परियोजनाएं जैसे भांगड़ नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बाढ़ परियोजना, तो ये सब आप लोग अपने स्तर पे देख लीजिएगा। ये जितने भी हैं यहाँ पे रामगंगा परियोजना, रामगंगा उत्तराखंड, तेलिया परियोजना, बाराकर नदी झारखंड, ये सब इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की बात करते हैं। तो नेशनल वाटर ग्रिड मिशन क्या है? तो इस मिशन के माध्यम से देश की विभिन्न नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़कर एक बृहद राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया जाना है। इसमें मोस्ट रिवर्स आपकी शामिल हैं, ठीक है, जिसमें 17 हिमालयी और 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने का विचार किया गया है। अब राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन से संबंधित अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग द्वारा की गई है, केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग। और आपको पता होगा कि इसका नाम भी शायद बदला गया है अभी। इस मिशन के माध्यम से देश की विभिन्न नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़कर एक बृहद योजना तैयार करनी है। और ये जो योजना बनाई गई है उसका मेन उद्देश्य क्या है? 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात पर बल दिया कि सूखे एवं बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए भारत की नदियों को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो 2002 में लाई कब गई थी? ये 1972 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा, ठीक, लाई कब गई थी? 1972 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा। और 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा कि सूखा एवं बाढ़ को अगर दूर करना है तो इन नदियों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। सूखे क्षेत्र में बाढ़ का पानी छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें कैनाल बनानी पड़ेगी। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ से राहत मिल जाएगी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सूखे से मिल जाएगी राहत, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, इस मिशन के माध्यम से न केवल सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी बल्कि बाढ़ एवं सूखा जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगा। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। आगे चलते हैं गाइस। ये नदी जोड़ो परियोजना है, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं आप लोग देखिएगा। इंटर स्टेट नदी जल विवाद की अगर हम बात करें
अच्छा, एक ये भी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? 2015-16 में शुरू की गई थी। इससे करना क्या था? एकरूपता लाना था, सिंचाई भूमि के अंतर्गत फसलीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना था, पानी का प्रयोग अधिक दक्षता के साथ करना था व साथ ही पानी बचत की अधिकतर तकनीकियों को अपनाना था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आप लोग अभी जब करंट में हम लोग अपडेट करेंगे तो अभी इसमें पढ़ेंगे। बाकी समझ लीजिए कि एकरूपता लाना है, यूनिफॉर्म होने चाहिए, पानी का उपयोग अधिक अच्छे से होना चाहिए, फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ठीक है। अगर हम लोग अंतर्जलीय नदी जल विवाद की बात करें तो इसका जो संवैधानिक प्रावधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 262, इसके अगर संवैधानिक उसकी बात करें 262 का सेक्शन ए और सेक्शन 2, इसमें अंतर्जातीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित है। ये क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 262 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 1 क्या कहता है कि विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठित की जाएगी। क्या बनाया जाएगा? स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। और 62(2) क्या कहता है? न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। यानी उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप या उसके निर्णय में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। ये क्या होगा? एक्चुअली हमारे वहाँ ना कॉन्स्टिट्यूशनल अगर पावर देकर कोई भी ट्रिब्यूनल बनाया जाता है तो उसको जो है न्यायिक अधिकार दिए जाते हैं। तो ये जो न्यायिक अधिकार उसके पास है, तो अगर कोई ट्रिब्यूनल जैसे कि ये रिवर ट्रिब्यूनल अगर बनाए गए हैं, अगर ये उस राज्य के या 2 राज्यों के बीच कोई भी विवाद हो रहा है, उसका मामला वहाँ पे जाता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ना तो उसके मामले में इंटरफेरेंस करेंगे और ना ही उसके डिसीजन पर जुडिशियल रिव्यू करेंगे। ठीक है। संसद द्वारा इस संबंध में 1956 में 2 अधिनियम पारित किए गए थे, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। ये 2 हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं और देखते हैं नदी बोर्ड अधिनियम और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। नदी बोर्ड में क्या किया जाएगा कि अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के नियमन, रेगुलेशन तथा विकास डेवलपमेंट हेतु नदी बोर्ड गठित किया जाएगा। और वहीं अगर हम अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम की बात करें, नदी जल बोर्ड क्या कर रहा है? एक बोर्ड बना रहा है। और अंतर्राज्यीय जल ये विवाद की अगर बात कर रहा है तो ये विवाद क्या करेगा? सॉर्ट आउट करेगा। यह कानून पूरे भारत में मान्य है। यदि किसी राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ जल विवाद है तो यह वहाँ की सरकार इस कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। यह विवाद निपटारे के लिए अधिकरण को सौंप दिया जाएगा। और अधिकरण बनाने का अधिकार कहाँ से मिल रहा है? संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 262 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 से। ठीक है गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग कावेरी नदी जल विवाद देख रहे हैं। कावेरी नदी जल विवाद ज्यादातर चर्चा में रहता है। कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में चल रहा है वो देख लीजिए। कावेरी नदी जल विवाद, यह विवाद केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहा है। ये जो करंट में विवाद है ये तो करंट में आ जाएगा। बाकी सुन लीजिए कि कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य चल रहा है। कौन से बांध की ऊंचाई बढ़ानी है? अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध की हाइट को लेकर इनका विवाद चल रहा है, क्योंकि हाइट कम ज़्यादा होने से राज्यों के बीच में पानी का बंटवारा भी कम ज़्यादा हो जाएगा। यमुना नदी जल विवाद हरियाणा में निर्माणाधीन हथनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली
पता है ना, ये सबके सब आसपास लगे हुए राज्य हैं। पेरियार नदी जल विवाद, पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में चल रहा है। पंजाब और हरियाणा के मध्य में लेकर सतलुज यमुना लिंग नहर विवाद चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जल को शुद्ध कैसे कर सकते हैं, जिसमें आरओ सिस्टम होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सिस्टम होते हैं, क्लोरीनेशन होता है, हैलोजन टैबलेट्स होते हैं। ठीक, क्या क्या होता है गाइस, अगर हम लोग जल को साफ करने की बात करें, आरओ क्या कर रहा है, आरओ 220 से 240 ppm को 25 ppm पे ले आता है। पानी को इतना शुद्ध कर देता है कि 220 से 240 के बीच में अगर पानी गंदा होगा तो वो 25 पर आ जाएगा। ठीक, यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बना देता है। ठीक है गाइस, आरओ ये करता है। अब दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिस्टम। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिस्टम, यूवी रेडिएशन सिस्टम, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिस्टम, ये क्या करेगा, पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इससे जब पानी को निकाला जाता है तो वो क्या करता है, पानी में जो वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए है ना, उनको भी डिस्टर्ब कर देता है, जिससे वो आगे फर्दर किसी तरह से कुछ प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। प्यूरीफायर 3-4 प्यूरिफिकेशन चरणों में आते हैं। इसमें सेंटिमेंट फिल्टर यानी प्री फिल्टर और सक्रिय कार्बन कॉल्टिरेजर ये सब लगे होते हैं। ऐसे ऐसे करके तो पानी एक बार यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से निकलता है। तो ये क्या होता है, जो प्रोसेस होता है ना पानी का, वो मतलब अगर गंदा पानी आप सोच लो कि एक बार यहाँ डाला जाता है तो यहाँ पर एक रॉड लगा होगा, फिर पानी यहाँ से प्रोसेस होके निकलेगा, फिर यहाँ पर एक प्लेट टाइप की लगी होगी, उससे होके निकलेगा। इतना मतलब उसको प्रोसेस किया जाता है कि उसके सारे बैक्टीरिया के साथ उसके डीएनए भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पानी से कई कार्बनिक कणों, घुलनशील ठोस पदार्थ, बैक्टीरिया, विषाणु और सभारी तत्वों को बाहर कर देता है। अब क्लोरीनेशन आपको पता है पानी साफ करने की सबसे आसान और सबसे सस्ती विधि है। क्लोरीनेशन की अगर हम बात करें तो विभिन्न नगरों सरकारी उपक्रमों में जलपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें पानी शुद्ध होने के साथ उनके रंग और सुगंध में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे दिल्ली के पानी में क्लोरीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हैलोजन टैबलेट्स जो होती हैं ना, उनका भी प्रयोग किया जाता है। ये पानी में डाल दी जाती हैं और ये टैबलेट कितनी अच्छी हैं ये उसके ब्रांड के ऊपर निर्भर करती हैं, हैलोजन टैबलेट्स। अब आप लोग देखिए कि पेयजल में विषैले तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। कैडमियम, लेड, पारा, निकेल, सिल्वर, आर्सेनिक, ये सब क्या हैं, इसमें पाए जाने वाले हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, जो है अंतर्राज्यीय नदी जल संशोधन विधेयक 2019। 2019 का क्या है हमारा, इंटर रिवर डिस्प्यूट वाटर डिस्प्यूट। ये लाया कब गया था, 1956 में। इसकी कमियों को दूर करते हुए हम लोगों ने इसके समय सीमा न होने के कारण विवाद निवारण में, अच्छा इसमें ये सब समझ लेते हैं कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में कई कमियां थी। इसमें क्या थी, कई सारी कमियां थी। इसमें समय सीमा नहीं थी, बहुत देर होती थी, मतलब कोई समय सीमा ही नहीं है तो काम कभी भी करो। अध्यक्ष और सदस्यों की कोई एज लिमिट नहीं थी। अधिकरण की रिपोर्ट प्रकाशित करने की समय सीमा नहीं थी। मतलब कुल मिलाकर बस ये बोर्ड बना दिया गया था और बस सिर्फ बोर्ड था नाम के लिए, ना इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना रेगुलेशन था, ना मॉनिटरिंग थी। इन सब की कमी थी। इस संशोधन, ये जो 1900 जो विधेयक 2019
जो 2019 में विधेयक लाया गया, इस संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा विवाद निवारण समिति के गठन का प्रावधान किया गया, सेटलमेंट बनाया गया, ठीक है, विवाद निवारण समिति, डिस्प्यूट सेटलमेंट समिति का निर्माण किया गया। इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, उसको अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता था, मतलब 1.5 साल के अंदर इनको हर हाल में अपनी रिपोर्ट देनी थी। 1952 में कोई समय सीमा नहीं थी और 2019 में समय सीमा लाई गई। विवाद निवारण समिति के माध्यम से यदि विवाद का समाधान न हो पाए तो बिल के अनुसार उस पर निर्णय लेने के लिए सभी मौजूदा अधिकारों को भंग कर दिया जाएगा और उन अधिकारों में निर्णय लेने के लिए जो मामले लंबित पड़े होंगे उन्हें नए गठित जो मतलब नया ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उनको दे दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज गठित हुआ, इसने काम नहीं किया तो अगला बनेगा तो नए रिपोर्ट्स आएंगे, नहीं, जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है उनको फर्दर भेज दिया जाएगा। विधेयक के तहत प्रस्तावित अधिकरण को 2 वर्ष में किसी विवाद पर निर्णय देना होगा। मतलब जो ट्रिब्यूनल है, जो ये विधेयक क्या कहता है कि जो ट्रिब्यूनल होगा वो 2 वर्ष के अंदर किसी भी हाल में अपना निर्णय दे देगा। इसको अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी उसको 2 साल से 3 साल तक, मतलब 2 साल तो अधिकतम है, उसके बाद 1 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। अधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, क्योंकि अभी आपको बताया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समान ही शक्तियां होंगी और इसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर ना हाई कोर्ट को होगी ना सुप्रीम कोर्ट को होगी। यह विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि जल की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली तनावपूर्ण स्थिति में यह जल वितरण से संबंधित नियम बना सके। अब हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2013 में क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में कि हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। फिर क्वेश्चन है 2016 में निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। अब ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, जो नरौरा में है। जब मैपिंग करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे। मीठे पानी की कल्पर परियोजना अवस्थित है। अब ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय ये आई थी इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कल्पर योजना क्या है। आई ये गुजरात में थी, क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस 2010 में। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो उसके लिए आप लोग पूरी तरह से फ्री हैं बताने के लिए। लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें। कल की क्लास में मिलते हैं। कल हमारी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, कल हमारी करंट की क्लास होगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।